Hello everyone. So we are starting up with the mock test paper series 1, November 2024. That is the first MTP of intermediate course, subject being corporate and other laws. हम यहाँ पे start करने लगे हैं case scenario के साथ. If you see, there is a case study given, part 1. They say it's compulsory. It says प्रकाश लिमिटेड एंड वसुधा प्राइवेट लिमिटेड VPL इनकॉर्पोरेटेड है जनवरी में, और विकी त्रिपाठी एंड हिज फैमिली मेंबर्स, दोनों कंपनीज का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का. दो कंपनीज की बात हो रही है, एक प्रकाश लिमिटेड, वन इज VPL. ठीक है, इनका एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं. मोर ओवर विकी त्रिपाठी का एंड हिज यंगर ब्रदर दे पार्टिसिपेट इन द कंपनीज. इसकी कोई वजूद नहीं है कुछ खास. वसुधा प्राइवेट लिमिटेड एक होली ओन्ड है, होली ओन्ड होगी बाय त्रिपाठी, एंड त्रिपाठी फैमिली का PL में मेजॉरिटी स्टेक है, मतलब ये उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई. ठीक है जी, आगे. पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में दे डिसाइडेड कि वो लोग अपने बिजनेस को ज्यादा फोकस करेंगे टुवर्ड्स एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, एंड द सेल्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड गिरनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कपल ऑफ इयर्स हो गए हैं और अनएब्सॉर्ब्ड लॉस हो रहा है प्रकाश लिमिटेड को. दिस इज द की लाइन हमारे लिए. इनको काफी लॉस हो रहा है और उसकी फिगर दी हुई है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 9.8 करोड़, और उन्होंने लिखा हुआ है जिसकी वजह से प्रकाश लिमिटेड पिछले 4 सालों से कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर पाए. इनके पास accumulated प्रॉफिट है इन द फॉर्म ऑफ फ्री रिजर्व्स 180 करोड़ का, पेड अप शेयर कैपिटल 918 करोड़ का, लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से लॉस हो गया 9.8 करोड़ का. ठीक है जी. वो कहते हैं प्रेशर आया शेयर होल्डर से कि आप हमारे को डिविडेंड प्रोवाइड करो, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये डिविडेंड पे करेंगे आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. फाइनली इन्होंने 31 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन 30 सितंबर तक कुछ डिविडेंड अनपेड रहा. ध्यान देना है, जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो विद इन द डिक्लेरेशन, उसके विद इन द स्पैन ऑफ 30 डेज पे हो जाना चाहिए. ठीक है, और अगर पे नहीं हुआ तो वो UDA में ट्रांसफर हो जाता है, इफ यू रिमेंबर. बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये ध्यान दो, वो अनपेड रहा है, बट देखो आगे जाके उन्होंने लिखा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. इसका मतलब कानून के किसी वैलिड रीजन की वजह से वो अनपेड रहा है. तो जब ऑपरेशन ऑफ लॉ वर्ड आ जाता है तो फिर 30 डेज में पे हुआ नहीं हुआ उसका कोई भी वजूद नहीं रह जाता. ठीक है, आगे. दिस वॉज ट्रांसफर्ड, बाद में UDA में वो ट्रांसफर हो गया, और जब UDA में उन्होंने ट्रांसफर किया तो इट कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ सच बेनिफिशियरीज, और इसको उन्होंने होस्ट कर दिया वेबसाइट पे. अब जो पॉइंट उन्होंने लिखा है कि ओनली द नेम्स ऑफ द बेनिफिशियरीज, यहां पे उन्होंने क्लियरली एक बात प्रोवाइड की हुई है दैट आपको नेम्स भी चाहिए होते हैं, उसके साथ साथ इसका एड्रेस भी चाहिए होता है, और एड्रेस के साथ साथ जो अमाउंट अनपेड है वो भी चाहिए होती है. ये क्लियरली मेंशन्ड है हमारे पास सेक्शन 124 में. ठीक है, सेक्शन 124 के हिसाब से सिर्फ बेनिफिशियरीज के नाम नहीं होते, वहां पे उनका एड्रेस भी होता है, प्लस जितनी अमाउंट अनपेड होती है वो भी गिवन है. ये आपको सेक्शन 124 की डिटेल्स में मिलेगा. ठीक है, आगे. VPL एक मिड साइज अनलिस्टेड एंटिटी थी. इन्होंने फ्यू ब्रांचेस अब्रॉड में भी है. इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए था 149(4) के अंडर. वहां पे मेंशन्ड है कि इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए था. ठीक है, उसके बाद बताया हुआ है इनकी नेटवर्थ 280 करोड़ की है, टर्नओवर 590 करोड़ की है, 3 सालों के इनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं. उसके बाद उन्होंने बोला है कि VPL वाले क्लियर नहीं है कि इनको CSR कमेटी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए. आप ऊपर लिखे डेटा को कंसिडर करते हुए नीचे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. उन्होंने आपको बोला है अनपेड डिविडेंड के अकॉर्डिंग
पहले तो अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड का सेक्शन अपने पास आ गया 124, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमारे को ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी, पहले तो ये देखो इज गिल्टी, इज गिल्टी, इज गिल्टी, इज नॉट गिल्टी, ठीक है। अब हमारे को कई बार लगता है कि ऑड वन आउट वुड बी द आंसर, लगता है हमें, बट जरूरी नहीं है कि ऑड वन आउट विल बी द आंसर। लेट्स, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू रीड इट आउट। कई बार ऑड वन आउट आंसर नहीं होता, जो कि इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ होगा। पहला, प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिकॉज सम ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड इवन आफ्टर। ध्यान दो, हाँ ये बात सही है कि इन्होंने 30 डेज के विदिन भी डिविडेंड अनपेड रहा, बट द पॉइंट इज हम उसको गिल्टी नहीं बोल सकते। व्हाई? रीजन बीइंग ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां पे रीजन क्या आएगा? ऑपरेशन ऑफ लॉ, और जहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ आ जाए वहां पे आप गिल्टी नहीं हो सकते। उन्होंने हमारे से ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, तो यहां पे इज गिल्टी वर्ड लिखे होने की वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स। समझ आया? सेकेंड, प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी because the list of beneficiaries of unpaid dividend is hosted on the website after 30 days from the date it falls। यहां पे जो उन्होंने आफ्टर 30 डेज दिया है, अगर आप सेक्शन 124 पढ़ोगे, इट इज अलाउड टिल 90 डेज, इट इज अलाउड टिल 90 डेज, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स दी हुई है, ठीक है। तीसरा, प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी क्योंकि उन्होंने सिर्फ बेनिफिशियरीज की लिस्ट दी है, जबकि उनका लेटेस्ट एड्रेस देना चाहिए था, और जितनी अमाउंट अनपेड थी वो उन्होंने नहीं दी। दिस इज द करेक्ट आंसर। 124 क्लियरली ये बात बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो नेम, दूसरी चीज होती है एड्रेस, तीसरी चीज होती है अनपेड अमाउंट अंडर सेक्शन 124। ये तीनों क्लियरली मेंशन होनी जरूरी होती है। टिल नाउ दिस इज द आंसर डी। He is not guilty because he has fulfilled all the provisions। अरे भाई कहां से he has fulfilled all the provisions? अभी तो आपने बोला कि उसने एड्रेस और अनपेड अमाउंट नहीं बताई हुई। This is also wrong। Now if you see, अगर मैं वो वाली कथा पकड़ लेती कि pick the odd one out, तो मेरा आंसर गलत हो जाता, because ये is guilty, is guilty, is guilty and this is not guilty। जबकि आंसर कौन सा है? सी, कि सेक्शन 124 कहता है कि कंप्लीट डिटेल्स होनी जरूरी होती हैं। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। करंट ईयर में वो आपसे पूछ रहे हैं क्या CSR कमेटी चाहिए है? आंसर इज CSR आ गया सेक्शन 135 में। तो CSR की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेट वर्थ होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, या आपका टर्नओवर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़, या आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़। ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। जबकि आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है? क्वेश्चन में उन्होंने गिवन आपको दिया है, अगर आप देखो वापस चलते हैं, ये देखो उन्होंने दिया हुआ है नेट वर्थ है 280 करोड़ का, टर्नओवर है 590 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 45.8 करोड़ का, इफ यू सी फ्रॉम द मॉड्यूल। तो यहां पे अगर मैं कंसिडर करूं कि गिवन को, तो ये तीन फिगर्स मैं सामने लेके आती हूं इसके, तो यहां पे मेरे पास आएगा गिवन है 280 इसके लिए, टर्नओवर अपने को गिवन है 590, और ये अपने को गिवन है 45.8। जहां तक तो मैं पहले वाले को देखूं, फर्स्ट वाला इज 280 विच इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ नेटवर्थ, सेकेंड वाला इज 590 विच इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ 1000, बट नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5 करोड़ से ज्यादा, और कितना दिया हुआ है 45.8। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे और है, इसका मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो आपको CSR कमेटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसिडरिंग द, इसका मतलब आंसर यस है कि CSR कमेटी बनेगी। तो पहला नो वाला तो वैसे क्रॉस हो गया, ये भी नो वाला क्रॉस हो गया। नाउ वी नीड टू चूज बिटवीन दीज टू। पहले वाला कहता है यस बिकॉज
अनलिस्टेड और टर्नओवर, अनलिस्टेड का इससे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि ध्यान दो डी वाली ऑप्शन क्लियरली ये बोल रही है कि इनको इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज इनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि अगर आप ध्यान दो नेट प्रॉफिट कितना था 45.8, तो दिस इज द आंसर, देयरफॉर सेकंड क्वेश्चन का डी इज द आंसर। एम आई क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट दैट Prakash Limited has not paid dividend for the past 4 years while having free reserves? अगर अब आप इसकी बात करो तो हमारे पास टॉपिक आता है डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड। डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड हमारे पास आता है सेक्शन 123 में, ठीक है। डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, इफ यू रिमेंबर, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। वाई मैम, आपको कैसे पता लगा? उन्होंने क्लियरली तो बोला है पिछले 4 सालों से उनको लॉसेस हो रहे थे, उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, तो मतलब ये ऐसी कंपनी थी जो ऑलरेडी किसमें थी? लॉसेस में, लेकिन फिर भी डिविडेंड देना उनकी चॉइस होती है, इफ यू रिमेंबर। और 123 का रूल नंबर 3 ऑफ डिविडेंड पेमेंट रूल्स 2014 में ये क्लियरली आपकी बुक का, अगर आपको बुक ओपन करनी है तो पेज नंबर 8.10 पे आपको ये मिलेगा, पेज नंबर 8.10 पे आपको ये कंटेंट मिलेगा। वहां पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड। तो ये मे वर्ड हमने इंटरप्रिटेशन की हुई है। मे का मतलब क्या है? उनकी मर्जी है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। हाँ, बट आपने एक बात पढ़ी है कि अगर करते हैं तो फिर उनको कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। याद करो कि डिविडेंड का रेट 3 के एवरेज का होना चाहिए। दूसरा था कि जो अमाउंट आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से लोगे वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% से कम या इक्वल टू होना चाहिए। फिर आपने लॉसेस सेट करने थे, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन वाज जो फ्री रिजर्व का बैलेंस बचेगा उसमें से जब आप डिविडेंड की अमाउंट माइनस करोगे तो वो कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इफ यू रिमेंबर। ये कंडीशंस 4 तब लगती हैं जब कंपनी इनएडिक्वेसी के बावजूद डिविडेंड दे रही होती है। बट यहां पे वो बोल रहे हैं अगर उन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया तो क्या? आंसर इज there is no legal obligation to declare dividend even if the company has free reserves. Why? Because section 123 खुद बोलता है कंपनी में डिक्लेयर, और हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है। इंटरप्रिटेशन कहता है मे का मतलब है आपकी मर्जी है, अगर आपकी मर्जी है मतलब वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। Therefore answer is C. Is that clear? आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। Considering the legal provisions related to CSR committee, one constituted by VPS, state which of the following statement hold truth. अब उन्होंने फिर से CSR कमेटी आ गया तो अपने पास फिर से सेक्शन आ गया 135, ठीक है। वो बोल रहे हैं Constitution of committee is invalid, Constitution of committee is invalid, Constitution of committee is valid, Constitution of committee is valid। इसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ सीएसआर के ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है। सी, अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओ, 1 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन पे वापस लेके जा रही हूं आपको, वहां पे उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की हुई है कि वीपीएल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं थी। इफ यू कैन सी, उन्होंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वीपीएल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं तुम्हें थोड़ा रिकॉल करा दूं कि जब हम कमेटी और सीएसआर की बात करते हैं वहां पे सेक्शन 135 कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिनिमम और मोर डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच, जिसको 135 आता है उसको ये पता होगा, 3 डायरेक्टर्स और मोर, आउट ऑफ विच 1 टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसी हमारे को कमेटी चाहिए होती है सीएसआर की, लेकिन उसके अंडर ही उन्होंने रूल 5 में ये मेंशन किया हुआ है कि इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड,
If there is no independent director required, then go with the directors only. अगर इंडिपेंडेंट वहां पे रूल 5 कहता है अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपको बुक के पेज नंबर 9.47 प्लस 9.48 पे इसका कंटेंट मिल जाएगा आपके स्टडी मॉड्यूल में। तो कंसिडरिंग दिस हम बोलेंगे इनवैलिड तो कट गया, इनका कमेटी अपॉइंट करना वैलिड है, नो उन्होंने लिखा है डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, फॉल्स। सेक्शन 135 की कॉम्पोजिशन की लिस्ट 135 में गिवन है कि 3 डायरेक्टर्स चाहिए ही होते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं वैलिड है क्योंकि कंपनी ने क्लियरली बोला था उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर 3 डायरेक्टर्स के साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जस्टिफाइड, आंसर इज डी। ठीक है, आगे चलते हुए What is the minimum amount of CSR activities? फिर से सेक्शन 135 का क्वेश्चन है। तो एक्सपेंडिचर ऑन CSR कितना चाहिए होता है? आंसर इज 2% ऑफ एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो 2% ऑफ आपको बुक में दिया हुआ है 41.6 करोड़ प्लस 42.9 करोड़ प्लस 28 करोड़। मैम ये कहां पे दिया हुआ है? डिवाइडेड बाय 3। अगर आप ध्यान से देखो तो बुक में आपको क्वेश्चन के यहां पे ये तीनों प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों प्रॉफिट्स यहां पे मेंशन्ड है आपको। तो इन्हीं प्रॉफिट्स को दिमाग में रखते हुए हमने कंटेंट इनका एवरेज निकाला। इस एवरेज का 2% अलाउड होता है, तो ये हमारे पास करके आता है 75 लाख। तो दिस इज द आंसर। ठीक है जी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये केस स्टडी आपको सबसे पहले आई है, जो केस स्टडी 1 है, इसमें से चैप्टर 8 में से उन्होंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं ऑफ 2 मार्क्स। तो चैप्टर 8 4 मार्क्स का है और चैप्टर 9 में से उन्होंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं 2 मार्क्स का और वो 6 मार्क्स कवर कर रहा है। चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, डिविडेंड वाला, और 9 कौन सा है? अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज वाला। ठीक है जी। आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास आता है केस सिनेरियो 2। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा केस सिनेरियो एलएलपी के ऊपर बेस्ड है, पूरा केस स्टडी एलएलपी का है और उन्होंने बहुत स्मार्टली इस बार एमटीपीज में से एलएलपी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ना कवर करते हुए बच्चे एलएलपी छोड़ जाते थे ये सोच के कि एक ऑप्शन तो आनी है। उन्होंने बड़ी स्मार्टली एलएलपी को एमसीक्यूज में ले आए हैं, तो आप एलएलपी नहीं छोड़ के जाओगे क्योंकि एमसीक्यू कंपल्सरी है। ठीक है, देखते हैं। राहुल मीनाक्षी 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स है, इन्होंने एक एलएलपी क्रिएट किया है और इनका काम है डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस का। ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है राहुल। अच्छा, राहुल एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, मीनाक्षी जबकि बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करती है। वो कहते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और आफ्टर 2 years ऑफ ग्रोथ इन्होंने डिसाइड किया कि ये एडमिट करेंगे अंशुल को जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है एज अ पार्टनर। ठीक है, अंशुल आया, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और अंशुल ने आके देखा कि जो की कंप्लायंस एलएलपी की चाहिए होती है, जैसे कि फॉर्म नंबर 11 देना होता है एनुअल रिटर्न का, फॉर्म नंबर 8 देना होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का, वो एलएलपी ने नहीं दिया, उनकी तरफ से पेंडिंग चल रहा था। तो अंशुल को लगा यार ये लोग तो आते मेरे से लायबिलिटी इंसिस्ट करवाना शुरू कर देंगे। तो राहुल को लगा कि इससे पहले ही हमारे ऊपर उंगली उठाए, हम क्या करते हैं एलएलपी एग्रीमेंट को ना अमेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अंशुल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लायबिलिटीज को पहले डिफाइन कर देंगे ताकि कल को ये हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। हाउएवर इन फैक्ट्स को देखते हुए वो कहते हैं आप डिसाइड करो कि जो तीसरा पार्टनर आ रहा है वो कह रहे हैं मैं आपकी पास्ट लायबिलिटीज को बेयर नहीं करूंगा क्योंकि गलतियां आपने मेरे आने से पहले की कर रखी हैं, जबकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एलएलपी के वो चाहते हैं कि नया पार्टनर लायबिलिटी को बेयर करे। तो इन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बताओ अंशुल ने ज्वाइन किया, उसको ये 2 गलतियां दिखी थी, एनुअल रिटर्न की
और सॉल्वेंसी की। क्या अंशुल इस न्यू एज अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर पास्ट कंप्लायंस के लिए लायबल है? आंसर इज नो। आप नॉर्मली, व्हाट इज द नॉर्मल रूल, ये इसके लिए कोई एक्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूल ये है कि कोई भी इंसान लायबल होता है ऑन एंड आफ्टर डेट ऑफ एडमिशन, अनटिल एंड अनलेस उसने कोई प्रीवियस कुछ साइन किया हो। ठीक है, तो यहां पे आएगा सी, यहाँ पे कह रहे लाइबिलिटी है, यहाँ पे कह रहे लाइबिलिटी है, यहाँ पे कह रहे लाइबिलिटी है, यहाँ पे कह रहे लाइबिलिटी नहीं है, तो आंसर आएगा ए, क्योंकि वो लाइबिलिटीज तब इनकर हुई हैं जब वो पार्टनर नहीं था, बिफोर हिज एडमिशन इनटू एलएलपी। एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड, द नॉर्मल रूल सेज कि आप ऑन और आफ्टर डेट ऑफ एडमिशन की लाइबिलिटीज को बेयर करते हो, उससे पहले की लाइबिलिटीज को बेयर नहीं करते। आगे चलते हुए 7th क्वेश्चन, इन लाइट ऑफ अंशुल्स कंसर्न about the pending compliance filings, which of the following best describes the responsibility of the partners in Educom Innovators Compliance of LLP Act? Basically, ध्यान दो, compliance कौन बेयर करता है? अगर आपको याद हो, सेक्शन 8 ऑफ LLP क्लियरली मेंशन्ड है सारे फाइलेशंस, एनुअल रिटर्न्स, कंप्लायंस कौन बेयर करता है? आंसर इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो आंसर इज ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ऑल पार्टनर्स या कोई भी लीगल एडवाइजर उसकी लायबिलिटी नहीं बेयर करता। सेक्शन 8 ऑफ एलएलपी एक्ट क्लियरली सेज दैट compliance, returns, violations all are the work of designated partners only. Therefore, answer is A. Moving on to the 8th question. This is, suppose in the given scenario, Educom Innovators LLP fails to file the statement of account and solvency, okay, for any 5 consecutive years. For any 5 consecutive years. तो मतलब ये हो गया वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। सेक्शन अपने पास आ गया 63, और सेक्शन 63 बहुत क्लियरली ये बात बोलता है कि अगर एलएलपी खुद बोल दे या एलएलपी ने इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाके कुछ किया, या एलएलपी ने स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न 5 कंसेक्यूटिव इयर्स फाइलेशन नहीं की, या उसके अलावा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, तो यहाँ पे जब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि 5 इयर्स कंसेक्यूटिवली नहीं फाइल करी, तो एज रिजल्ट क्या होगा? आंसर इज दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। आंसर इज ए। सेक्शन 63 में आपको कंप्लीट लिस्ट गिवन है कि वाइंडिंग अप, और उसमें से ये 5 इयर्स वाला पॉइंट वहां पे क्लियरली स्टेटेड है। सो देयरफॉर इफ यू सी द केस सिनेरियो 2 हैड एलएलपी एक्ट, इसमें से देयर वर 3 क्वेश्चंस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 मार्क्स का जो एमसीक्यू आपको आया है वो एलएलपी एक्ट में से, और अप्रोक्सीमेटली एलएलपी में से इतने नंबर का पेपर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट 3rd केस सिनेरियो, दे से इन केस कंपनी है कोई न्यू लिमिटेड, इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइज कर रहे हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट नोटिस सेंड करना था टू वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स, सेंडिंग ऑफ नोटिस। ठीक है जी, अमेंडमेंट के बारे में, इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में, एंड नोटिस हैड टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट। नोटिस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगर हम वैसे नोटिस देखते तो हम कंसीडर करते पता नहीं कौन सा नोटिस है, बट अगर आप ध्यान से देखो, नीचे जाओ, तो आपको यह पता लगेगा कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस कहां से पूछे हैं? जनरल क्लॉज एक्ट में से। सी यहां पे सारे क्वेश्चन जनरल क्लॉज एक्ट से पूछे हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट के, चलो अच्छी बात है उन्होंने खुद ही दे दिया, जनरल क्लॉज एक्ट में नोटिस का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 27। उन्होंने क्या बोला है कि इंपॉर्टेंट नोटिस भेजना था, द नोटिस हैड टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है दैट 15 अप्रैल को कंपनी ने नोटिस प्रिपेयर किया है, मिस्टर ए को एड्रेस किया उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, नोटिस प्रॉपर्ली एड्रेस किया, प्रीपेड था, और उन्होंने सेंड किया है वाया रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू इंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफर्मेशन। ध्यान दो,
देना कैसे था, वाया पोस्ट, दिया कैसे है, विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है। आगे फ्यू डेज लेटर नोटिस वापस आ गया, लेकिन नोटिस पे स्टैंप लगी हुई थी, मतलब एड्रेस था, प्रॉपर्ली सर्व्ड है, याद है, व्हेन नोटिस इज कंसीडर्ड टू बी प्रॉपर्ली सर्व्ड, तो नोटिस स्टैंप लगी हुई है और वहां पे लिखा था नॉट क्लेम्ड। अब याद करो, नोटिस इज डीम्ड टू बी सर्व्ड में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है, अगर आपने बंदे का नाम लिखा है, प्रॉपर्ली एड्रेस्ड है, आपने वही मोड चूज किया है जो बताया गया प्रिस्क्राइब था, प्लस आपने स्टैंप लगाई है, फिर अगर वो नोटिस उनके पास गया और उन्होंने रिटर्न बैक कर दिया, तो हम मान के चलेंगे कि उनको नोटिस रिसीव हो गया। सेक्शन 27 टीजीसीए का यही बोलता है, ठीक है। तो मिस्टर द लीगल डिपार्टमेंट रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ द नोटिस एंड नोटेड द एंडोर्समेंट, इसका मतलब है उसको छू के आया है नोटिस, तो नोटिस तो उसको मिल गया है। आगे कंपनी का लीगल एडवाइजर आपको कह रहा है जी, सिमिलर केसेस ना सेक्शन 27 में टीजीसीए के आते हैं, ध्यान दो, उन्होंने 3 केसेस रेफर किए हुए हैं। यहां से हमें यह पता लग गया कि केस स्टडी डायरेक्टली तो पेपर में नहीं पूछते, उन्होंने केस स्टडी का एज इट इज बुक से नाम उठाया और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। ये तीनों केस स्टडी आपके टीजीसीए के बुक में दी हुई है। पहली आ गई यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीम सिंह मखीजा, नाम याद आ रहा होगा कि आपने पढ़ा है मेरे साथ। It was noted कि merely sending a notice by registered post without acknowledgement due did not provide sufficient legal protection। वो कहते हैं जब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा तो सामने वाले को प्रोटेक्शन नहीं मिली, क्योंकि ये नहीं पता लगता कि सामने वाले को मिला कि नहीं मिला। दूसरे वाले में वो बोल रहे हैं, दूसरी केस स्टडी में जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह के केस में वो कहते हैं अगर आपको मिला, रिफ्यूजल करिए आपने, तो हम मान के चलेंगे कि आपको नोटिस क्या हो गया, सर्व। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आगे वंदना गुलाटी वर्सेस गुनीत सिंह अलियास मंगल सिंह, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट इफ अ नोटिस सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू अ प्रॉपर एड्रेस वाज रिटर्न्ड एंडोर्स्ड लाइक नॉट क्लेम्ड, तो हम मान के चलेंगे कि आपको मिल गया। ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं टीजीसीए को मद्देनजर रखते हुए आप ये नीचे लिखे आंसर्स को कमेंट कीजिए। पहला पॉइंट 27 के हिसाब से 27 किस चीज का सेक्शन है, व्हेन नोटिस इज डीम्ड टू बी प्रॉपर्ली सर्व्ड। वो कहते हैं कौन सी 3 कंडीशंस हैं जो प्रॉपर्ली सर्व्ड के लिए होनी जरूरी है। आंसर इज प्रॉपर्ली एड्रेस जो कि चारों में है, प्रॉपर्ली एड्रेस जो कि चारों में है, उसकी पहले से पेमेंट होनी चाहिए, प्रीपेड जो कि चारों में है। अब हमें आंसर कहां से ढूंढना है, इसमें से। क्या वो ऑर्डिनरी पोस्ट होता है, क्या वो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, क्या वो कोरियर होता है, क्या वो हैंड डिलीवरी होता है। आंसर इज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, आंसर इज रजिस्टर्ड पोस्ट। वैसे भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि उन्होंने बोला था कि आपने इसको कैसे भेजना है, हैड टू बी सर्व्ड बाय सिंपल पोस्ट, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट। किसने किसको डॉक्यूमेंट भेजना था, किसने किसको डॉक्यूमेंट भेजना था, कंपनी ने क्लाइंट को। तो कंपनी तो कोई भी जरिया यूज कर सकती है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, व्हेन इट इज वाया रजिस्टर्ड पोस्ट। तो आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? आगे अब वो कह रहे हैं इन द केस ऑफ यूनाइटेड कमर्शियल भीम सिंह मखीजा, ऊपर ये केस है, why was the presumption of service under registered post found to be insufficient? क्योंकि आपने भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से, जबकि भेजना कैसे था, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, अभी ऊपर दिया था उन्होंने। तो आंसर इज बी। इसको तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्लियरली मेंशन थी ये बात, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, जगदीश सिंह और नथू सिंह ने बोला था कि अगर आपको नोटिस मिल गया है और आपने रिटर्न कर दिया, फिर भी हम मान के चलेंगे कि नोटिस आपको सर्व हो गया। याद है, अभी पढ़ के हटे हैं, ये देखो, डीम्ड टू बी सर्व्ड, आंसर इज बी। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इनवैलिड है, वो कह रहा है नॉट रिटर्न्ड है। नोटिस सर्व्ड बाय हैंड डिलीवरी इज ऑलवेज इनवैलिड, ये भी गलत है, ठीक है जी। तो आपका जो केस सिनेरियो 3 आया है उसमें सारा टीजीसीए में से है। देयर आर 3 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स, तो 6 नंबर का कंपल्शन में टीजीसीए डाल दिया उन्होंने।
ये सारे अगर आप ध्यान से देखो तो टुच्चे पुच्चे चैप्टर्स हैं जिसको हम छोड़ने का सोचते हैं, और वो एमसीक्यूज निकाल ही उसमें से रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आगे उन्होंने उसके बाद इंडिपेंडेंट केस सिनेरियो दिए हुए हैं, मतलब कोई बड़ा केस स्टडी किसी स्पेसिफिक चीज के साथ लिंक्ड नहीं है। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले बोला है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उनका काम है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की। मेन कीवर्ड ये है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, इनको केरला की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम का, जिसके लिए ये ऑस्ट्रेलिया से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। इसका मतलब कौन सा टॉपिक आ गया? कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको पता याद हो तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कैट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और अगर आपको याद हो कि अगर रिमिटेंस करती है, आपका रिमिटेंस है एक्सीडिंग 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट, इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इफ यू, अगर आपको सारी टर्म्स याद है तो यहां पे उन्होंने कितना स्पेंड किया है? 7 करोड़ रुपया। उन्होंने बोला था अगर आप रिमिटेंस कर रहे हो और रिमिटेंस 1 करोड़ को एक्सीड करता है तो हमें वहां पे आरबीआई के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो जहां तक तो ये 7 लाख का सवाल है कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, मेरे को ये 7 लाख के लिए मुझे नो आरबीआई अप्रूवल चाहिए। एक मिनट, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रही हूं? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। क्रॉस चेक करने में कोई शर्म नहीं है। जस्ट अ मिनट, देयर कैन बी एन एरर, जो कि मुझे लग रहा है जीरोस का एरर हो सकता है। इट सेज या रिमिटेंस अगर एक्सीड करती हैं यूएस डॉलर्स 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट ऑफ एनी कंसल्टेंसी सर्विस in respect of infrastructure project, it does not require the following remittance by persons other than individual shall require prior approval of RBI. ठीक है, they shall require prior approval of RBI. ओके, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अगर आपकी रिमिटेंस एक्सीड करती है 1 करोड़ को, यहां पे रिमिटेंस कितनी है? 70 लाख की। इफ यू सी, जीरो काउंट करने में मेरे को एरर हुआ था। यहां पे जो फिगर आपको दी हुई है वो आ रही है 70 लाख रुपए की, जबकि आपको परमिशन कब चाहिए? जब आपका अमाउंट कितना हो? 1 करोड़ के ऊपर का। तो इसीलिए यहां पे पहली वाली ट्रांजेक्शन के लिए मुझे आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरे वाले की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उनको कंसल्टेंसी चाहिए थी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। अब अगर मैं ये देखूं तो ये आ गया फॉर सर्विसेज अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अदर देन इंफ्रा के लिए अलाउड है यूएस डॉलर 10 लाख। अगर 10 लाख तक है तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। बट क्वेश्चन में इफ यू सी ध्यान से तो ये फिगर कितनी आ रही है? 20 लाख रुपीस की, मतलब जो 10 लाख के ज्यादा है। तो 10 लाख के ज्यादा है तो यहां पे आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। अगर किसी बच्चे को बुक को रेफर करना है तो पेज नंबर 3.23 पे, जहां पे उन्होंने ये पहले तो कंपनी की बात हो रही है, इसका मतलब ये वो वाली फैसिलिटीज है जो अदर देन इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल होती है। समझ आया? ये कौन सी फैसिलिटीज है? ये वो फैसिलिटीज है जो अदर देन इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल होती हैं। और आरबीआई अप्रूवल फर्स्ट वाले केस में चाहिए अगर 1 करोड़ के ऊपर की ट्रांजैक्शन है, सेकंड वाले केस में चाहिए अगर 10 लाख के ऊपर की ट्रांजैक्शन है। तो पहली वाली तो 1 करोड़ के विदिन आ रही है, मतलब परमिशन नहीं चाहिए। दूसरी वाली 10 लाख के ऊपर जा रही है, मतलब परमिशन चाहिए। तो पिक द आंसर
फर्स्ट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए। देखो कौन सी ऑप्शन है। पहला कह रहा है दोनों में नहीं चाहिए, गलत है। दूसरा कह रहा है जी पहले वाले में चाहिए, दूसरे वाले में नहीं चाहिए। नो, पहले वाले में नहीं चाहिए, दूसरे वाले में चाहिए। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। समझ आ गया कैसे? जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको क्लियर है? आगे चलते हुए, तो ये फेमा का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। मिस्टर नारायण श्रीनिवास, ये भी फेमा का ही लग रहा है मुझे। रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है, ठीक है। 3 साल का कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है ION मुंबई में। इन 3 सालों में से 2 साल तो वो बॉम्बे में ही रहेगा, लेकिन 1 ईयर अपनी एजुकेशन के लिए उसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड अपने पास बुलाएगी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, जिसके लिए उसको 10 लाख की ट्यूशन फी पे करनी है इंडिया में, और $2 लाख रुपए पे करने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड को, ठीक है। अब वो इंडिया से चला गया, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 20th August 22। कुछ भी कैलकुलेट करने को बोले तो फाइनेंशियल ईयर तो लेना ही है ना। इसका मतलब है अगर मैं फाइनेंशियल ईयर लूं तो वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से लेके 20th August 2022 तक ही वॉज इन इंडिया, ही वॉज इन इंडिया। तो वैसे भी जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना होता है, एक बंदा PRII कब कहलाया जाता है? अकॉर्डिंग टू 2 clause 12 PRII तब कहलाया जाता है जब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्टे ग्रेटर देन 182 डेज हो। यही बात पढ़ी थी हमने, 182 डेज। तो अगर क्वेश्चन में अगर मैं जाके देखूं तो वो आपसे पूछ रहे हैं, ये देखो मेरे को ऑप्शन से पता लग रहा है 23-24, 23-24, 23-24, 23-24, इफ यू कैन सी। तो अगर मैं ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 को देखूं तो उसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? आंसर इज वो आएगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। दिस विल बी योर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब इस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में से इतने दिन वो इंडिया में था, इतने दिन वो इंडिया में था। इसका मतलब अगर मैं कंसीडर करूं तो अप्रैल के हो गए 30 डेज, मई के हो गए 31 डेज, जून के हो गए 30 डेज, जुलाई के हो गए 31 डेज, और अगस्त 20 को वो चला गया है। तो अगस्त के लेंगे हम 20 डेज। जब हम सारे डेज को प्लस करें तो ये हमारे पास आते हैं 142 डेज विच आर लेस देन 182 डेज। मतलब उसका पिछले साल इंडिया में स्टे नहीं था, तो इस साल के लिए ऑटोमेटिकली इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन रेजिडेंट। और ध्यान दो उन्होंने वहां पे लिखा है कि जब ये गया, ध्यान दो 20 अगस्त को गया, उसके बाद इसको वहां से ऑफर आ गई रिप्यूटेड कंपनी से, इसने उस ऑफर को डिसाइड किया और इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब जो PROI पहले से ही है और उसने वहां पे एम्प्लॉयमेंट ले तो PROI ही रहेगा, तो अगले ईयर भी वो नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। आंसर इज 2023 के लिए भी वो नॉन रेजिडेंट है, और आगे 24-25 के लिए भी हम उसको क्या कहेंगे? नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए, बिकॉज वो वहां पे क्या ले चुका है? एम्प्लॉयमेंट। तो देखो दोनों में नॉन रेजिडेंट कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है? पहला वाला गलत है, ये भी गलत है। ही इज नॉन रेजिडेंट फॉर 23 एंड 25 बिकॉज ही लेफ्ट इंडिया। आंसर इज सी। तो ये दोनों क्वेश्चन फेमा के थे, इफ यू सी। आगे चलते हुए, हाँ जी मैम, हम इससे ये केस ले सकते हैं कि उसकी ड्यूरेशन इज अनसर्टेन, कि वो कितनी देर रहेगा, तो उसके कारण नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल ले सकते हैं जी। आगे चलते हैं। ग्रीन टी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू डिबेंचर्स टू द पब्लिक एंड एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी का क्वेश्चन है जी। उनको डिबेंचर ट्रस्टी चाहिए। इसका मतलब हमारे को, हमने
डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी की लिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, जो कंपनी को ओ करता है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, जो कंपनी को गारंटी देता है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा बंदा डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है। पहला, मिस्टर शर्मा हु ओन्स स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स। एक्सक्यूज मी, अगर वो स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करता है तो ही इज द बेनिफिशियल ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर कैन नॉट बी अ डिबेंचर ट्रस्टी। पहला वाला तो गलत है। दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले पे मिस्टर कपूर हु प्रीवियसली लेंट, उसने 5,000 रुपया कंपनी को उल्टा लेंट किया था, तो इसका मतलब है मनी टू बी पेड बाय कंपनी, तो भी आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते, दूसरा वाला बंदा नहीं बन सकता। तीसरा, तुमने गारंटी दी हुई है और जो श्योरिटी होता है ही कैन नॉट बी अ डिबेंचर ट्रस्टी, तो तीनों ही नहीं हो सकते। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज नन, कोई नहीं बन सकता डिबेंचर ट्रस्टी। आंसर इज डी। ठीक है, आगे चलते हुए लास्ट एमसीक्यू, दे से बेस्ट लिमिटेड इनिशियली क्रिएटेड अ चार्ज in favor of KJL Bank for financial facility. This charge was duly registered. Okay. Few months later, इन्होंने ना उसी सेम चार्ज के ऊपर क्रेडिट फैसिलिटी एडिशनल कर दी। एडिशनल करने का मतलब इन्होंने मॉडिफिकेशन करी है। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और अगर याद हो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर सारे वो प्रोविजंस लगते हैं जो नॉर्मल चार्जेस के ऊपर लगते हैं। ठीक है जी, आगे। However, due to an oversight, इनको पता लगा कि they failed to register the modification of the original charge with ROC. कंपनी ने रियलाइज किया इस एरर को। अब बताओ क्या करना है। अगर आपको याद हो, ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है, सेक्शन 87। 87 में क्या आता है, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जब एरर रियलाइज किया तो कंप्लेंट की गई, तो अब जो अनरजिस्टर्ड मॉडिफिकेशन है वो कौन करेगा। आंसर इज इग्नोर कर दो उसको, गलत है। री रजिस्टर करो ओनली द ओरिजिनल चार्ज, रॉन्ग है। ओरिजिनल चार्ज थोड़ी ना री रजिस्टर होता है, मॉडिफिकेशन दोबारा रजिस्टर होती है। तीसरा, एप्लीकेशन फाइल करो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। नाउ दिस इज द आंसर। विड्रॉ, अरे भाई मॉडिफिकेशन होने से विड्रॉ थोड़ी ना करते हैं। आंसर इज सी। तो ये सेक्शन 87 का फाइलेशन रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का केस था। ठीक है जी, तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि जो बाकी के क्वेश्चंस तुम्हारे को आए हैं उसमें से जो इंडिपेंडेंट केस स्टडीज आई हैं उसमें से फेमा के 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स का फेमा आया है। उसके बाद चैप्टर 4 यानी कि डिबेंचर्स में से, और चैप्टर 5 यानी कि चार्जेस में से, सॉरी 6, चैप्टर 6। एक क्वेश्चन इसमें से है, एक क्वेश्चन इसमें से है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मोटा मोटा देखूं तो ये कंपनी लॉ, ये कंपनी लॉ और ये कंपनी लॉ, तो टोटल जो कंपनी लॉ में से उन्होंने केस लॉ उठाया वो 14 मार्क्स का एमसीक्यू फ्रॉम कंपनी एक्ट। ठीक है, उसके अलावा एलएलबी एक्ट में से 6 मार्क्स का है, टीजीसीए में से 6 मार्क्स का है, फेमा में से 6 मार्क्स का। तो हम किसी भी एक्ट को लीनियंसी से नहीं ले सकते। हाँ, इंटरप्रिटेशन में से मोस्टली चांसेस नहीं बनते, उसके डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी बड़ा केस सिनेरियो नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपका आ जाता है 70 मार्क्स। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, बाकी में से आप कोई भी 4 कर सकते हो 5 क्वेश्चंस में से। ठीक है, इफ यू सी अल्फा लिमिटेड एक लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, इनकॉर्पोरेटेड है 1 अक्टूबर 2019 को,
पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 200 करोड़ रुपए का। विद इन दिस स्मॉल टाइम ऑफ 4 मंथ्स इन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए। दे हैव टॉप द चार्ट्स ऑफ द एम्प्लॉई फ्रेंडली इन्वायरमेंट। नाउ कंपनी वांट्स टू, यहां से क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है, कंपनी वांट्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज। सबसे पहले तो स्वेट इक्विटी शेयर 2 क्लॉज 88 और उसके प्रोविजंस आ जाते हैं 54 में, ठीक है, 54 में आगे। उसके बाद they say a friend of CEO of the company has told that they cannot, वो कह रहा है कि आप इशू नहीं कर सकते स्वेट इक्विटी शेयर्स बिकॉज आपको जब से आप कंपनी कर रहे हो आपको 5 साल इलैप्स नहीं किए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने थे तो आपको पुरानी एज अ कंपनी 5 साल निभाने जरूरी थे, ठीक है जी। आगे मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं पढ़ाया कि स्वेट इक्विटी होने के लिए आपको 5 साल निभाने पड़ेंगे। आप जितने मर्जी देते हो, अगर आपके एम्प्लॉइज काम अच्छा दे रहे हैं तो आप कभी भी उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। सीईओ कह रहे हैं जी बताओ कि कंपनी को कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी थी इससे पहले कि वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते। इसका मतलब सीधा सीधा सेक्शन 54 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सेक्शन 54 का क्वेश्चन है। मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूं, मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली आंसर पे लेके जा रही हूं। इफ यू सी, ये देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स 54 दे से अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो सबसे पहले इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। उस स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने शेयर्स, उनकी करंट मार्केट, उसकी कंसीडरेशन, कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को आप वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने वाले हो। वो कहते हैं अगर तो स्वेट इक्विटी लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो आपको सेबी की प्रोविजन को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो लिस्टेड नहीं है तो फिर आपको रूल 8 में गिवन कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है जो राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं वही परिपासु रैंक करके स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। उसके बाद उन्होंने अकॉर्डिंग टू केस बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस की कंपनी फ्यू इयर्स ओल्ड थी, कंपनी अगर स्वेट इक्विटी इशू करना चाहती है और कंपनी ने ऊपर लिखी कंप्लायंस को फुलफिल किया है तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 213। मिस्टर प्रेम जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है has been appointed as an auditor of A Limited in the annual general meeting of the company जो कि सितंबर 23 में, मतलब ऑडिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था ये किसका था? शेयर्स वाले चैप्टर का, चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 में से क्वेश्चन है, हम साथ साथ सेग्रीगेशन बना रहे हैं कि किसमें से क्या आया है। तो अगर आप ध्यान दो चैप्टर 4 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये देखो ऊपर 2 मार्क्स का पहले भी था, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 का क्वेश्चन है जो अब हम कर रहे हैं। वो कहते हैं जनरल मीटिंग में से आया accepted the assignment subsequently January 2024 में he joined as the partner in the consultancy firm where Mr. Ajay is also partner and he is also working as financial executive of A Limited। अरे भाई 141 के 3 के C में उन्होंने ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन है who is a partner or in employment of an officer या employee shall be disqualified, ठीक है। आओ इसके आंसर पे आते हैं, जरा इसके आंसर पे आते हैं। देखो उसके आंसर उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है 141 के 3 के C के हिसाब से अगर आप पार्टनर हो या किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो, आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी अंडर 141 का 3, आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। कहते प्रेजेंट केस में मिस्टर प्रेम ऑडिटर था लेकिन जब वो पार्टनर बना
जब वो पार्टनर बना और उसके बाद मिस्टर अजय के साथ वो पार्टनर बना और अजय फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव भी था ए लिमिटेड का, तो जो आपका एग्जीक्यूटिव है आप उसके पार्टनर बन गए, आप उसके पार्टनर बन गए, मतलब आप उसके साथ लिंक में आ गए। और 141 का 3 का सी कहता है कि आपको इस चक्कर में ऑफिस को वेकेट क्या करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर टॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड सिक्योरिटीज है जी उसके पास। कितने वर्थ की सिक्योरिटीज है? 1 लाख की। उसके किसी रिलेटिव के पास नहीं है, उसके खुद के पास है। तो सेक्शन कौन सा लग गया? 141 के 3 के डी का 1। अगर तुम खुद बेनिफिशियल होल्डर हो कहीं पे भी तो तुम किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। ये देखो ध्यान से आंसर, एज पर 143 के डी का 1 एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो खुद, इफ ही, यहाँ पे ही वाला पॉइंट ही एप्लीकेबल है, अगर वो उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कैश में, याद है पीपीआर, कैश में होल्ड करता है और यहाँ पे तो वो सेल्फ होल्ड करता है तो 1 लाख, इसीलिए वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसका मतलब जो चैप्टर 10 है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे चैप्टर 10 में से फिर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को वो ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। आगे चलते हुए फिर से फेमा और कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और अगर आप देखो 4 नंबर का फेमा एमसीक्यू ऑलरेडी, इसका मतलब फेमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फेमा में से मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू बनते हैं। तो जैसे फेमा को देखते हुए सी क्वेश्चन में वो कह रहे हैं आपको 5000 यूएस डॉलर की, वो आपसे पूछ रहे हैं कैसा अप्रूवल चाहिए क्वेश्चन में, 5000 यूएस डॉलर की रिमिटेंस चाहिए हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स। पहले तो चार्जर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स, पहले तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, इट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन कौन सा लग गया? 5। और यहां पे हमारे को अप्रूवल किसका चाहिए होता है? हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स के केस में किसका चाहिए होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे दूसरा, बी रिक्वायर्स यूएस पेमेंट रिलेटेड टू द कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। अरे भाई, कॉल बैक सर्विसेज ऑफ द टेलीफोन क्या आपको अलाउड है? प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है ये, याद करो, शर्मा जी का एग्जांपल दिया था क्लास में, दिस इज प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। याद करो, मैंने बोला था हमारी टेलीफोन इंडस्ट्री को खतरा रहेगा। तो यहां पे याद करो, मैंने आपको एक और पॉइंट क्लास में बहुत सीरियसली बताया था, देखो मैं तुम्हें दिखाती भी हूं, ये देखो, पहले उन्होंने इस क्वेश्चन को करने के लिए सेक्शन 5 को रेफर किया, देन फेमा का ईयर डाला, देख रहे हो, फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया कौन कौन सी प्रोहिबिटेड है, और बताया कहां पे प्रायर परमिशन किसकी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद नीचे जाकर उन्होंने बोला जो पहली वाली ट्रांजैक्शन है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविजन चाहिए, जबकि दूसरी वाली प्रोहिबिटेड है। ध्यान दो, ये पॉइंट मेन है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो अलाउड भी है वो भी तब अलाउड है जब आपने एक्सचेंज किसके थ्रू किया हो? आंसर इज वाया ऑथराइज्ड पर्सन। अगर ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू डीलिंग नहीं की तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रद्द हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अपने पास यहाँ पे फेमा ऑलरेडी 4 मार्क्स का चल रहा था, प्लस यहाँ पे फेमा में डायरेक्ट क्वेश्चन और आया 4 मार्क्स का। ठीक है, आगे चलते हुए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है जी, सेकंड क्वेश्चन पे है हम। मिस्टर रोमित एम्प्लॉय है पीक्यूआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी एनुअल सैलरी है 5 लाख रुपए की। रोमित पेड टू कंपनी
5,30,000 in the nature of non-interest bearing security deposit. अरे भाई, non-interest bearing security deposit आपकी सैलरी के ऊपर हो ही नहीं सकता. आप non-interest bearing security deposit जितना देते हो वो आपका होता है within the limit of your salary. समझ आया? तो इसका मतलब अगर तो आप विद इन द लिमिट ऑफ करते हो तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता, बट जब वो लिमिट के बियॉन्ड होता है तो उसको हम डिपॉजिट कंसीडर करते हैं. मतलब ये किसका केस स्टडी है? डिपॉजिट का. और अगर आपको याद हो उन्होंने रूल भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि विल इट बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट रूल 2K1 का सी. आंसर इज यस, इट विल बी कंसीडर्ड. क्यों? क्योंकि ये उसकी एनुअल सैलरी के बियॉन्ड है. ठीक है, लेट्स चेक इट्स आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आंसर दिया हुआ है उन्होंने, हम यहाँ पे हैं जी. जैसे 2K1 के सी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स. अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है आपको ये लाइन देनी मैंडेटरी है. ठीक है, उसके बाद ये कौन सा रूल है? 2K1 के सी का 10th कि अगर आप इंप्लॉय से कोई पैसा रिसीव करते हो इट शुड नॉट एक्सीड द एनुअल सैलरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट and bearing the non-interest bearing security is not considered as deposit. लेकिन इस इंस्टेंट केस में उसने 530 दिया है जो कि उसकी एनुअल सैलरी 5 लाख के ऊपर की अमाउंट है. इसीलिए 5,30,000 will be considered as deposit. क्यों? क्योंकि ये मोर देन हिज एनुअल सैलरी है 5 लाख. ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, उनको लगेगा 5 लाख तक वाली अमाउंट डिपॉजिट नहीं है, उसके ऊपर की 30,000 की अमाउंट डिपॉजिट है. उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला. उन्होंने बोला है अगर आपका सैलरी के विद इन नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट आप कराते तो वो डिपॉजिट नहीं है. अगर उसके ऊपर है तो सारे का सारा डिपॉजिट है. यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकाल के गलती मत करके आना. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज MNO Limited are finalizing its financial statements and found that one of the properties की value increase हो चुकी है. आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनको पता लगा है कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर गई है. कंपनी केम अक्रॉस सर्टेन अदर ट्रांजैक्शंस आल्सो, गॉट कंफ्यूज्ड एट टू व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन. सिंपल, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्री रिजर्व्स का. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि क्या क्या फ्री रिजर्व्स में आना चाहिए. देखो कैसे पता लगा मैम, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आप ध्यान से दो नीचे जाके उन्होंने बोला डिफाइन करो मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स. अगर तो आता है तो बुल्स आए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आना. उसमें आ गया 2 का 43. उसमें सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है. डेफिनेशन स्टार्ट होती है मींस से. मींस रिजर्व्स जो कि आप कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो कि अवेलेबल होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, प्रोवाइडेड दैट कोई भी अनरियलाइज्ड गेन्स, कोई भी नोशनल गेन्स, कोई भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीज डिक्रीज, उसको हम रिजर्व काउंट नहीं करते. इफ यू रिमेंबर, आई गेस मुझे इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आंसर की में दिया हुआ है. इट्स अ डायरेक्ट डेफिनेशन का 5 नंबर का क्वेश्चन. इसका मतलब चैप्टर 1 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाला हुआ उन्होंने. हम लीनियंसीज में नहीं छोड़ सकते. आगे चलते हुए अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जनरल क्लॉज एक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी बताओ जी. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब 3 क्लॉज 36 बताओ. अब मूवेबल प्रॉपर्टी की तो कोई डेफिनेशन नहीं है. वो कहते हैं जो इमूवेबल में नहीं आता वो मूवेबल में आता है. इसका मतलब 3 क्लॉज 36 को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ना चाह के भी 3 क्लॉज 26 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि कहता है लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स फास्टन टू लैंड, थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू लैंड. आपको इनको कवर एंड और का फर्क रखना है. रिमेंबर. आगे उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ओथ. हमारे पास आ गया 3 क्लॉज 37. याद करो ओथ, स्वेयर, एक और वर्ड था एफिडेविट. रिमेंबर, जिसमें वो बोलते थे अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, अफर्म अलाउड इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग. वो सेम डेफिनेशन एज इट इज. 2 लाइनों की डेफिनेशन है. फ्री के नंबर है 4 के. अब ये टीजीसीए में से है. इफ यू सी
टीजीसीए में से उन्होंने 6 मार्क्स डाले थे, ये देखो 4 नंबर का डायरेक्ट, यहां से आइडिया हो गया 10 मार्क्स का टीजीसीए उठा रहे हैं वो, मजाक नहीं है टीजीसीए, ठीक है। उसके अलावा अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, उसमें से चैप्टर 5 डिपॉजिट्स में से क्वेश्चन था एक, अभी करके हटे हैं, एक क्वेश्चन था डिपॉजिट्स में से, लेट मी रीकंसिडर, और एक था फ्री रिजर्व चैप्टर 1 में से, 5 मार्क्स इफ यू सी। आगे चलते हुए अगेन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, वाओ फ्री के नंबर, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हु कैन गेट लाइसेंस टू ऑपरेट, मतलब सिंपल उन्होंने पूछा है सारे बता दो, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, लाइसेंस उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और ब्रैकेट में लिखोगे आरओसी ग्रांट करता है, और इसमें कोई रेवोकेशन लाइसेंस कुछ नहीं, सिंपल वो जो पहले के 3 पॉइंट्स होते थे जिनके ऑब्जेक्ट्स प्रमोशन, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, दूसरा पॉइंट होता था वो अप्लाई करेंगे अपने प्रॉफिट दोबारा यूटिलाइजेशन में, और तीसरा पॉइंट होता था कि इनके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, प्रोहिबिशन, फुल स्टॉप, कुछ और नहीं देना क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं पूछा। इज दैट क्लियर? तो चैप्टर 8 मतलब 8 चैप्टर नंबर 2 में से है ये क्वेश्चन, और जो ऊपर वाला था हाँ चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हुए, वर्मा लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर 20,000 रुपए के 10 रुपए ईच के हिसाब से, कंपनी हैज रिसीव्ड द रिक्विजिशन फ्रॉम मिस्टर जय एंड नारायण ईच होल्डिंग 3,000 इक्विटी शेयर्स टू कॉल EGM। अब EGM कॉल करने का सेक्शन 100 है, सेक्शन नंबर 100 EGM कॉल करने का, और EGM कॉल कौन कर सकता है, 1/10 एटलीस्ट जिनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, या 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल वाली है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। वो कहते ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला है, इन्होंने डिस्कस क्या करना है EGM में कि इन्होंने MD को रिमूव करना है, ठीक है। द रिक्विजिशनस डिजायर टू कॉल द मीटिंग बाय देमसेल्फ, उन्होंने खुद मीटिंग पास करनी है, उस मीटिंग में रेजोल्यूशन भी पास करना है। अब आप बताओ रेजोल्यूशन पास करने के लिए सेट प्रोविजंस अपने को क्या क्या चाहिए, अब दिमाग लगाओ, सेक्शन 100 पूछ रहे हो, कोई भी मीटिंग हो उसका किसी भी मीटिंग से पहले 21 डेज का क्लियर नोटिस जाएगा। दिमाग लगाओ, आप MD को निकाल रहे हो तो इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी, क्योंकि इसको निकालना ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। अगर आप याद करो तो अगर जब भी EGM होती है पहले आपको अप्रोच करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, याद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्ट करना होता है 21 डेज में, और उनको डिसीजन लेना होता है 45 डेज में। अगर वो 45 डेज में डिसीजन ना ले तो देन इन दो सर्कमस्टांसेस रिक्विजिशन की ऑप्शन किसके पास आ जाती है, रिक्विजिशनिस्ट के पास सेल्फ, याद है पॉइंट्स, रिक्विजिशनिस्ट के पास सेल्फ वो ऑप्शन आ जाती है। और अगर रिक्विजिशनिस्ट भी ना कर पाए तो फिर 100 रद्द हो जाएगा और आप फिर ट्रिब्यूनल को बोलोगे आप हमारे बिहाफ पे EGM करके दो। देखते हैं इसके आंसर में कैसे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये देखो मैंने आंसर बोला है, सी पहले तो 100 सेक्शन रूल देखो, उन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी हुई है रूल को, रूल 17 ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूल। रिक्विजिशन कब होती है, जब एटलीस्ट कितने जनों ने रिप्लाई किया हो, ये देखो 1/10 वाला पॉइंट आ गया। अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो पेड अप शेयर कैपिटल वाली, अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो वोटिंग राइट का 1/10 आपने लेना, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कुछ आपको रिक्विजिशनिस्ट को इसके ऊपर साइन करके इसको सेंड करना पड़ता है, कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। उसके बाद बोर्ड को एक्ट करना होता है विद इन 21 डेज, और बोर्ड को मीटिंग कॉल करनी होती है विद इन 45 डेज। अगर बोर्ड ऐसा ना कर सके तो मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। उनके पास कितना टाइम होता है, 3 मंथ्स का, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद
सेक्शन 100 कहता है रिक्विजिशनिस्ट सेम तरीके से मीटिंग कॉल करेंगे जैसे कि बोर्ड करता था। उसके बाद उन्होंने बोला है कि सेक्शन 100 में जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस रिक्विजिशनिस्ट ने करे हैं वो कंपनी उनको रीइंबर्स करेगी, बिकॉज कर्तव्य था कंपनी का करना, ठीक है, और वो डायरेक्टर की रेम्युनरेशन में से डिडक्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 197। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं गिवन केस के हिसाब से ये लोग रिक्विजिशन कर भी सकते थे कि नहीं कर सकते थे। ध्यान दो, उनके पास दो बंदे हैं, एक जय और एक नारायण। उन्होंने कहा था उनके पास 30,000 ईच है, तो टोटल कितना हो गया 60। अगर मैं 1 लाख का 1/10 करूं तो वो आता है 10,000, जबकि इनके पास कितना है 60। तो क्या ये ऊपर लिखी कंडीशंस को अगर सैटिस्फाई कर दे तो क्या ये ईजीएम करने के लिए एलिजिबल थे? आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे, वापस चलते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन था जी 5 मार्क्स का, और ये चैप्टर 7 में से है। आगे चलते हुए, does an explanation added to a section widen the ambit of a section? Answer is, क्या explanation जो कि internal aid of construction है, remember interpretation का टॉपिक है, internal aid का क्या वो widen कर सकता है? आंसर इज एक्सप्लेनेशन तो दी जाती है, वो मेन पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो हम उस एम्बिग्यूटी को क्लियर अप कर सके। तो अगर एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे, ना ही वो सेक्शन के एम्बिट को बढ़ा सकती है, ना ही वो सेक्शन के एम्बिट को घटा सकती है। इज दैट क्लियर? अब ये किसका टॉपिक है? आईओएस का। तो आईओएस का क्वेश्चन आया है, आईओएस आया अपने पास 4 मार्क्स का। आईओएस में से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस आने। आगे चलते हुए, अनोज लिमिटेड डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड टू इट्स शेयरहोल्डर्स एट द एजीएम 1 अगस्त एज पर द डिसीजन। द डिविडेंड पेमेंट वाज मेड विद इन द, उन्होंने डिविडेंड 1 को डिक्लेयर किया और पे भी कर दिया 30 डे के अंदर। हाउएवर इंटरनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी पे नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी ने एक तो पे नहीं किया, दूसरा दे डिड नॉट डिस्पैच द डिविडेंड वारंट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो कंपनी ने डिफॉल्ट कंपनी का कंटिन्यू रहा है टिल 15 अक्टूबर 2024, लीडिंग टू द शेयर होल्डर्स कंप्लेंट। इन द लाइट ऑफ द सिनेरियो वो आपसे पूछ रहे हैं, could the company directors face any penalty due to failure, and give your answer as per the provisions of Companies Act 213। इसका मतलब फिर से ये जो क्वेश्चन है ये डिविडेंड चैप्टर में से है। इफ यू सी डिविडेंड चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी 4 मार्क्स का एमसीक्यू आया था, और इसी में अब जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। इसी में 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें बताया ही था कि डिविडेंड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है जी? देखो, पहले तो आ गया डिविडेंड डिक्लेरेशन। 127 कहता है अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन फेल कर गई है, पोस्ट कितने दिन में करना होता है? 30 डेज में। 30 डेज में पोस्ट नहीं किया तो ये पेनल्टी का सेक्शन है। पेनल्टी में वो क्या बोलते हैं, एवरी डायरेक्टर को अप टू 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है जिसने नोइंगली ऐसा किया, और उसको 1000 रुपए का एवरी डे का डिफॉल्ट पड़ेगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? डिविडेंड डिफॉल्ट का इंटरेस्ट कितना है? 18% का। तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, 5 मार्क्स के फ्री नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ जी, डिफाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर एलएलपी का। देखना कितने नंबर का है? 5। 6 नंबर का एमसीक्यू था, 5 नंबर का फाइनेंशियल ईयर। देखो एलएलपी कितने का डाल दिया? 11 नंबर का एलएलपी, जिसको कि हम टुच्चा चैप्टर कंसीडर करके छोड़ने की सोचते हैं। ये लोग 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने यहाँ पे, और क्या डाला है? डिफाइन फाइनेंशियल ईयर। कैन यू बिलीव? डिफाइन फाइनेंशियल ईयर। लेट्स गो एंड इसको टुच्चे से इस टॉपिक को फिनिश करें। सी, इस पे द होल गेम इज अबाउट सेक्शन 21L of LLP,
अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर कोई एक बच्चा भी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। से इट्स मींस, ये वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन याद करो एलएलपी में एक मेन प्रोविजन थी, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 30th डे ऑफ सितंबर को या उसके बाद, फिर आपने 31 मार्च नेक्स्ट का नहीं लेना, रादर नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर का लेना। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने क्लास टेस्ट में भी पता नहीं कितनी बार तुमसे लिया है, लिखवाया भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो के बारे में बताओ जी, क्या वो मेन प्रोविजन, डज इट क्वालिफाई द मेन प्रोविजन? आप आईओएस को कंसीडर करते हुए बताइए इसमें क्या क्या आएगा। तो आपने भर भर के किया। प्रोवाइजो क्या बताता है? कंपनी का स्कोप, कंपनी का ऑब्जेक्ट, टू क्वालिफाई समथिंग। नॉर्मली जो प्रोवाइजो है वो मेन सेक्शन के विद इन रह के ही बताता है, और प्रोवाइजो आईओएस का एक इंटेग्रल पार्ट है। जहां तक प्रोवाइजो का सवाल है, प्रोवाइजो कभी भी मेन एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता। प्रोवाइजो जब भी बोलेगा, कोई एक्सेप्शन बोलेगा, कोई एडिशन बोलेगा, कोई एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन बोलेगा जो उसके साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, जो उसके साथ कनेक्टेड होगी। तो जब भी हम प्रोवाइजो की बात करेंगे, प्रोवाइजो बीइंग एडेड टू अ सेक्शन मींस अ न्यू कंडीशन हैज बीन एडेड, अ न्यू एक्सेप्शन हैज बीन एडेड, एन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हैज बीन एडेड, और बेसिकली जनरल प्रोविजन में एक एक्स्ट्रा तड़का, एक्स्ट्रा एडिशन देने के लिए प्रोवाइजो को ऐड किया जाता है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने पहले ऑब्जेक्ट और वो बोल दिया, वो प्रीएम्बल का मुंह से फर्स्ट लाइन निकल गई थी बाय मिस्टेक। तो अपने पास आईओएस आया है, आईओएस आया है फिर से 4 मार्क्स का, 4 + 4 8 मार्क्स का, 30 मार्क्स का तो डालना ही है उन्होंने। आगे कंसिडर करते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। किशोर, कांशिक, युवान, भोला वर पार्टनर्स इन एबीसी, एक्सक्यूज मी, अगेन एलएलपी, अगेन एलएलपी। उन्होंने बोला किशोर, कौशिक ये सब पार्टनर्स हैं। युवान रिजाइन कर दिया फ्रॉम द फर्म इफेक्टिव फ्रॉम 11th November 2024, but this was not informed to ROC by the LLP और युवान। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। इसका मतलब है जो पार्टनर फॉर्मर पार्टनर होना चाहिए, ही इज स्टिल बिलीव्ड टू बी पार्टनर, क्योंकि आपने उसके जाने को इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, आगे वेदर युवान, आपने बताना है क्या युवान स्टिल लायबल होगा फॉर द लॉस ऑफ द फर्म, जो कि 11 नवंबर के बाद हुई है। वो आपसे पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि उसका रिटायरमेंट डेट कौन सा है? 11th। तो क्या वो उसके लिए लायबल होगा? आंसर इज आरओसी को जब तक आप नहीं बताते तब तक वो पार्टनर कंसिडर होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ एलएलपी। 24 ऑफ एलएलपी। तुम्हें मैं इसका आंसर दिखाती हूं, देखो 5th के पे आओ। ये देखो सेक्शन 24 के हिसाब से नॉर्मली पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, फॉर्मर पार्टनर ऑफ एलएलपी एज स्टिल, हम उसको मान के चलेंगे स्टिल बी का पार्टनर ऑफ एलएलपी तब तक जब तक वो नोटिस नहीं देता, और वो नोटिस किस तक डिलीवर नहीं हो जाता? रजिस्ट्रार के पास। एक तो ऊपर कहीं पे नहीं दिया कि उसने नोटिस दिया, ठीक है, आरओसी को रजिस्टर नहीं हुआ, तो इसीलिए वो लायबल कंसिडर किया जाएगा, लायबल कंसिडर किया जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का। अच्छा जी, किसका क्वेश्चन है ये? एलएलपी का। देखना कहां गया एलएलपी, दिख रहा है? क्योंकि सिर्फ उतना ही पूछा, पूरा नहीं लिखना, जितना पूछा उतना ही लिखना है। आगे चलते हैं। ऑडिटर है एबीसी लिमिटेड का, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, वो रिजाइन कर गया है 31 दिसंबर को। ठीक है जी, जबकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2024 को। एक्सप्लेन हाउ सच एन ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड।
सिंपल, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। अब रिजाइन किया है वो बिफोर एजीएम। सी 1 दिसंबर को रिजाइन किया है, 1 दिसंबर को रिजाइन किया है, 31 मार्च तक था। इसका मतलब पहले कुर्सी खाली होगी तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, उसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 कवर्ड है, अंडर 139 कवर्ड है। और इस कैजुअल वैकेंसी को फाइल कौन करता है? बीओडी इन 30 डेज, बीओडी इन 30 डेज। और जब तक ये अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, जो ओल्ड ऑडिटर है वो कंटिन्यू रहेगा, और जिस ऑडिटर को अब लेके आएंगे ही विल कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, इफ यू रिमेंबर। इसके लिए ये सब कंटेंट याद होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, सीधा आ गया जी गुड फेथ, टीजीसीए 322 गुड फेथ भर भर के कराया था क्या? एक्ट डन ऑनेस्टली वेयर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। टीजीसीए 4 मार्क्स, टीजीसीए प्लस 4 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो टीजीसीए कहां गया है। आगे चलते हुए लास्ट क्वेश्चन है 6 का ए। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। AGM of the company having share capital of 80 members present in person or by proxy holding more than 1/10 of the total voting power demanded for poll 109, पोल का 109 सेक्शन है। The chairman of the meeting rejected the request that only members present can demand the poll। बताओ जी, वहां पे क्लियरली मेंशन है पर्सन, इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। याद करो थोड़ा सा कैसे और लिंक करें। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं कर सकता, याद है, लेकिन प्रॉक्सी पोल में वोट डाल सकता है। तो जो बंदा पोल में वोट डाल सकता है मतलब वो पोल में काउंट भी होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 109 की तुमने सारी प्रोविजंस मेंशन करनी है कि अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो पर्सन प्रेजेंट एज अ पर्सन और प्रॉक्सी अलाउड है, प्रोवाइडेड 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर का क्लेम उनके पास होना चाहिए। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या थी, वो होल्ड करते हैं शेयर जिसकी एग्रीगेट वैल्यू नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस होती है, या हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब, जो कि फिलहाल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। और अगर शेयर कैपिटल वाला लॉजिक नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर का लॉजिक लगना है। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 80 मेंबर्स 1/10 होल्ड करते हैं। तो जो 80 मेंबर्स 1/10 होल्ड करते हैं, फिर वो चाहे पर्सन हो चाहे प्रॉक्सी हो, वो पोल को डिमांड कर सकते हैं। बिकॉज पोल की रिक्वायरमेंट में पर्सन पर्सनली प्रेजेंट भी आता है और पर्सन एज अ प्रॉक्सी भी आता है। तो यहाँ पे जो चेयरमैन ने ग्राउंड दिए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, चेयरमैन के ग्राउंड क्या है? इनवैलिड। इज दैट क्लियर? रॉन्ग नहीं लिखना, जो पूछा है वही लिखना है, चेयरमैन के इनवैलिड है, ठीक है। आगे चलते हुए इसकी जगह ऑप्शनल क्वेश्चन, प्रॉक्सी वाला मतलब चैप्टर 7 में से फिर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चैप्टर 7 अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं एबीसी सर्व द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स मेंबर्स। नोटिस में लिखा था हम रेजोल्यूशन पास करेंगे शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का। राज एक शेयर होल्डर है कि इन्होंने जो इंक्रीज करना है उसको इन्होंने नोटिस में स्पेसिफाई नहीं किया। वो तुमसे पूछ रहे हैं क्या नोटिस वैलिड है। पहले तो देखो जो मुद्दा डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, क्या वो ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल? आंसर है स्पेशल। स्पेशल है तो नोटिस के अंदर क्या जानी चाहिए थी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन कौन सा है? 102। 102। तो यहां पे मेन पॉइंट क्या आना था, जनरल मीटिंग में अगर कोई जनरल मीटिंग होती है अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो सारे बिजनेसेस उसमें जो डिस्कस होते हैं वो स्पेशल होते हैं। और अगर एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसमें ऑर्डिनरी को छोड़ के अगर कोई और बिजनेस होता है तो वो स्पेशल होता है।
स्पेशल बिजनेस के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जानी जरूरी होती है। इसीलिए जो शेयर होल्डर यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है कि इन्होंने प्रपोज्ड इंक्रीज को नोटिस में स्पेसिफाई नहीं किया, उसका ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है। यहाँ पे जो नोटिस है वो 102 की प्रोविजंस को जस्टिफाई नहीं करता, इसीलिए नोटिस इनवैलिड। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए बी पार्ट कहता है जी एक्सप्लेन करो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 213। अच्छा, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बताने हैं जी फॉरेन कंपनी के, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बताने हैं फॉरेन कंपनी के। इसका मतलब फॉरेन कंपनी पे वही रूल्स एंड प्रोविजंस लगेंगे जो इंडियन कंपनीज के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो जहां तक फॉरेन कंपनी का सवाल है, इट शैल बी ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि इंडिविजुअल है, जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर है, या कौन कर सकता है? फर्म। कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, तो इंडिविजुअल ऑडिटर कर सकता है, फर्म कर सकती है, एलएलपी भी कर सकती है, जो कि अलाउड, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविजंस आपने चैप्टर 10 में कवर किए वो सारे यहाँ पे कवर हो गए। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, चैप्टर 11 का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का सेक्शन नंबर 381। मैं तुम्हें इसका आंसर दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आई विल शो यू द आंसर। आओ इस आंसर के ऊपर जो फॉरेन कंपनी के ऊपर बेस्ड है, ये देखो, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। सी कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, फर्म या एलएलपी। चैप्टर 10 जो भी ऑडिटेड ऑडिटर्स के रूल्स है, मुटाटिस मुटांडिस, मतलब मेन प्रोविजन को बिना बदले अंदर के छोटे मोटे ऑल्टरेशन होंगे और वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, खत्म। ठीक है, आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज एक्सप्लेन करो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फ्री के नंबर 4 मार्क्स में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको डिफाइन ना करनी आती हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपने डिफाइन करनी है, मतलब 2KJ को वो मांग रहे हैं तुमसे, 2KJ को आप डायरेक्टली डिफाइन करोगे, जो कि पेमेंट्स, रेमिटेंसेस और एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। 2 का J आ गया। इसका मतलब फेमा यहां से और कितने नंबर का आया? 4 मार्क्स का। इफ यू सी, अब सेग्रीगेशन देखते हैं, देखो जरा। एलएलपी गया 16 नंबर का। मैं यहां पे सेग्रीगेशन क्रिएट कर रही हूं मॉडल टेस्ट पेपर 1 में से। एलएलपी गया 16 नंबर का, टीजीसीए गया 14 नंबर का, इफ यू कैन सी। उसके बाद फेमा गया है 12 नंबर का। आईओएस उन्होंने उठाया है 8 नंबर का, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स में सेग्रीगेशन है, किसी में 2 नंबर, किसी में 4 नंबर, किसी में 5 नंबर, किसी में 6 नंबर। तो एलएलपी, टीजीसीए, फेमा, मतलब जो लास्ट अदर लॉज है, अदर लॉज आप देखो, ये मोटे मोटे एलएलपी दिया उस बुक में से हुआ है, बट हमने बोला था कंसीडर हम उसको करेंगे अदर लॉज की तरह। तो जो एलएलपी, टीजीसीए, आईओएस, फेमा, ये 4 जब तुम खत्म कर देते हो तो तुम 50% सिलेबस ऐसे खत्म कर देते हो। समझ आया? दैट इज ऑल फॉर MTP 1।